दोस्तों, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं। आइए आज हम लोग सिंटेक्स का एक्सरसाइज नंबर 6A देखते हैं। इसको करना क्या, यदि आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखे होंगे आप लोग देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अर्थात जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको सही करना है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं कई बार, तो इसकी दृष्टि से आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी दिया हुआ है। हिज माने होता है अपना काम। वन का मतलब कोई, किसी को अपना काम करना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर ये सेंस निकले, या वन माने एक भी होता है, एक को या किसी को अपना काम करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो अपना के लिए जब वन लगा रहता है तो हम क्या करते हैं, हिज का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्क यदि वन कर रहा है तो इसके साथ जो पसेसिव केस होता है वो लगाया जाता है वंस, अर्थात वन लिख करके एपॉस्ट्रोफी एस लगाइए और यस लिख दीजिए। तो ये बन जाएगा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। क्लियर। चलिए हम दूसरा देखते हैं। आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। मैं, तुम और वह दिल्ली गए। तो ये बात आप लोग बहुत पहले जान चुके हैं कि प्रोनाउन का जो क्रम होता है वो होता है 2, 3, 1, अर्थात सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन, अर्थात 231 वाला जो रूल्स है इसको फॉलो करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें से सेकेंड पर्सन, तो हो जाएगा यू। तो लिख लीजिए आप लोग, सबसे पहले लिख लीजिए यू। यू के बाद हम कामा लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, थर्ड पर्सन, अर्थात थर्ड पर्सन क्या, ही। फिर आप लिखेंगे एंड आई। क्लियर। यू, ही एंड आई वेंट टू दिल्ली, ऐसे कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये क्रम रहेगा, इसको आप लोग ध्यान देंगे। तीसरा देखिए, बीइंग ए वेरी कोल्ड डे, बहुत ठंड वाला दिन होने के कारण आई कुड नॉट गो आउट। आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सका। तो आपको पता है यहाँ कारण है। आप अगर सिंथेसिस पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा कि जब कोई कारण होता है जैसे बीइंग, लेकिन दोनों का जो कर्ता है वो डिफरेंट है, ये भी ध्यान देंगे आप लोग। एक में क्या है, बीइंग ए वेरी कोल्ड डे है, और दूसरे में आई कुड नॉट गो आउट। दोनों का जब कर्ता सेम रहता है तो हम वहाँ पर हम बीइंग का प्रयोग से बना लेते हैं। लेकिन जब दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह। अर्थात हम क्या करेंगे, इट बीइंग लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे, इट बीइंग। इट बीइंग ए वेरी कोल्ड डे, फिर आप कामा लगाइए, आई कुड नॉट गो आउट। तो कैसे बना लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। बीइंग से पहले क्या लिख देना है, इट। इट, इसके बाद बीइंग में बी छोटा कर देंगे, तो इट बीइंग ए वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट। यदि तो ऐसा लगता है कि एक में रीज़न है दूसरे में परिणाम है और दोनों का सब्जेक्ट एक हो, तो वहाँ पर हम सीधे बीइंग से ही शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, शुरू करते हैं बीइंग से ही। लेकिन यहाँ दोनों का सब्जेक्ट एक नहीं है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको हम इट से ही शुरू करेंगे। क्लियर। आज हम देखते हैं फोर्थ, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तुम्हें इस अवसर को प्राप्त करना चाहिए। अवेल माने प्राप्त करना। तो आइए, आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो अगर आपके पास एक्सीलेंट का बुक है तो रूल नंबर 19 आप देख सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एवेल दिया हुआ है या इसके साथ बहुत सारे ऐसे वर्ड दिए हुए हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो रूल नंबर 19 आप देख लीजिए, वहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगी कि एवेल के साथ हम क्या लगा रहे हैं।
आइए हम इसको बनाते हैं कैसे बन रहा है। तो बनेगा कैसे, ध्यान दें, समझेंगे। यू शुड अवेल, इतना लिखेंगे हम लोग। अवेल लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यू का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। तो यू शुड अवेल योर सेल्फ, फिर आप ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी लिख देंगे। अर्थात जो रूल नंबर 19 है वो ये कहता है कि अवेल अगर लगा हुआ है तो इसके साथ हमें क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। चलिए हम बोल देते हैं वैसे किसके किसके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे अवेल हो गया, बी टेक हो गया, एब्सेंट हो गया, प्राइड हो गया, इंजॉय हो गया, ड्रिंक, ओवरस्लीप, रिज़ाइन, अप्लाई, एवेंस इत्यादि। यदि ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं तो इनके साथ हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर अवेल के बाद हम क्या कर देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। क्लियर। चलिए हम पाँचवा देखते हैं। पाँचवा देखिए, इट इज़ मी हु डिड इट, या मैं हूँ जिसने इसे किया। तो ये बहुत सावधानीपूर्वक करना है इसको आपको, पाँचवें का, क्योंकि अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो रूल नंबर 8 आप देखिए, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें यह बताया जाता है कि किसी वाक्य में यदि टू बी वर्ब का प्रयोग किया गया है, अर्थात इस हमार वाज वेयर का प्रयोग किया गया है, और इसका कोई कॉम्प्लीमेंट हो और वो क्या प्रोनाउन हो, तो इसे हमेशा हम नॉमिनेटिव केस में लिखते हैं। तो जहाँ पर इट इज़ मी लिखा हुआ है वहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस। जहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं इट इज़ मी लिखा हुआ है, यह क्या है, इस ईज का कम्प्लीमेंट्री है। इट इज़ मैं हूँ, तो मैं हूँ तो क्या हूँ, सॉरी इट इज़ यह है तो क्या है, इसके बाद इसको पूरा करने के लिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मी लगा हुआ है। तो मी क्या है, यह कॉम्प्लीमेंट है, किसका, इज का कॉम्प्लीमेंट है। इसके भाव को प्रकट को पूरा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो इज एम वाज वेयर अर्थात वर्ब टू बी जो है, इसका कॉम्प्लीमेंट यदि आया हुआ है तो वह ऑब्जेक्टिव रूप में नहीं रहेगा। यहाँ पर आप मी देख सकते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट है, जबकि यहाँ में इसको मी का क्या लिखना है, नॉमिनेटिव केस, अर्थात क्या हो जाएगा, आई। तो इट इज़ आई हु डिड इट, इट इज़ आई हु डिड इट, इसको आप समझ गए होंगे। अर्थात जब इज़मार वाज वेयर का कम्प्लीमेंट दिया हो कोई प्रोनाउन, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लिखेंगे, बल्कि उसे हम किस केस में लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस में ही लिखते हैं। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान से समझेंगे। चलिए हम छठा देख लेते हैं। योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, योर सेल्फ माने खुद। अब आप ये भी ध्यान दीजिए कि जो हमारा सेंटेंस शुरू होता है वो हम योर सेल्फ अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से शुरू नहीं करते, बल्कि इसके पहले एक कर्ता हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक सब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यू योर सेल्फ। अगर इसका रूल्स आप देखना चाहें, यदि इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप एक्सीलेंट की बुक उठाइए और उसमें रूल नंबर आप 18 देखिए। उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, रूल नंबर 18 में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, अर्थात इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर लगाना पड़ेगा। तो बस योर सेल्फ के पहले हम क्या लगा देंगे, यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। क्या बन जाएगा इसका, यहाँ पर हम योर सेल्फ के पहले क्या लगा देंगे, यू। तो यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, तुम खुद जिम्मेदार हो, तुम स्वयं जिम्मेदार हो। इसका अर्थ ये निकलेगा, कभी भी अकेला ये नहीं रहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, किसी नाउन या प्रोनाउन का। तो यहाँ पर हम लगा दिए यू प्रोनाउन, तो यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। इसको हम ऐसे बनाएंगे। यदि नहीं देखें तो रूल नंबर 18 आप देख लीजिए, वहाँ पर इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। क्लियर। चलिए अब देखते हैं 7। आई एंड यू हैव डन इट, आई एंड यू। तो आपको पता है जो प्रोनाउन का रूल्स है, इनका जो ऑर्डर है, किस क्रम में रहते हैं, 231 2 3 1। तो इसके हिसाब से क्या होगा, आई एंड यू दिया हुआ है तो 2 3 1, अगर इसमें से कोई एक नहीं रहेगा तो भी इनका क्रम यही रहेगा। तो मान लीजिए दिया है यू, आई दिया और यू दिया है, तो सबसे पहले क्या आएगा, यू आ जाएगा सेकंड पर्सन, और इसके बाद क्या आ जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन।
तो हो जाएगा यू एंड आई हैव डन इट, यू एंड आई हैव डन इट। क्लियर? क्योंकि इसका रियल रूल्स है कि सबसे पहले आएगा सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। मान लीजिए थर्ड पर्सन इसमें नहीं दिया है, आई और यू दिया है, तो थर्ड पर्सन को हटा दीजिए। अब आई और यू, अब इन दोनों में सबसे पहले कौन लिखा जाएगा? सेकेंड पर्सन, यू एंड, फिर लिखा जाएगा आई, यू एंड आई हैव डन इट। इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर? अब देखिए 8वां, दिस बुक इज़ माई, यह पुस्तक मेरी है। तो आपको पता है कि जो माई शब्द यहाँ लगा हुआ है पसेसिव केस में, यह अकेले प्रयोग नहीं होता है, बल्कि अगर माई लगा हुआ है तो माई के साथ हम माई पेन, माई बुक, कुछ ना कुछ जरूर लगा रहेगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से समझिए। दिस बुक इज़, अब जो माई पेन हम लिखते हैं तो यहाँ माई पेन लिखने का आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर बुक जो है वो ऑलरेडी दिस के साथ लगा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, इस माई के बदले हम क्या लिख देंगे? माइन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? माइन। यह भी आपका पसेसिव केस ही है, लेकिन यह अकेले प्रयोग किया जा सकता है। तो दिस बुक इज़ माइन, अगर यही रहता दिस इज़ माई बुक तो हम कह सकते थे दिस इज़ माई बुक, लेकिन दिस बुक है, इस पर जोर दिया जा रहा है, ये पुस्तक मेरी है, तो दिस बुक इज़ माइन, वहाँ पर हम माइन लगा देंगे। क्लियर? 9वां देखते हैं हम लोग, व्हाट इज़ इट विच ट्रबल्स यू सो मच, वह यह है जो तुमको बहुत अधिक कष्ट देता है। अब इसका क्या मतलब होगा, इसको समझिए। तो वाट लगा हुआ है और आपको ध्यान देना चाहिए हु एंड वाट के साथ दैट का प्रयोग किया जाता है। यदि नहीं देखें तो आप एक बार NCERT जो एक्सीलेंट बुक है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वाट दिया हुआ है। तो वाट के बाद क्या आता है? रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है, न कि विच आता है। तो व्हाट इज़ इट दैट ट्रबल्स यू सो मच, क्या बनेगा? व्हाट इज़ इट दैट ट्रबल्स यू सो मच, ऐसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि हु और वाट, यदि इनका प्रयोग हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन इनके साथ क्या लगता है? दैट लगता है, विच का प्रयोग नहीं करते हैं। तो व्हाट इज़ इट दैट ट्रबल्स यू सो मच, ऐसे कर लेंगे। आगे देखिए, यू एंड आई हैव डन माई टास्क, तुमने और मैंने अपना कार्य पूरा किया है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एंड से जुड़े हुए हैं दो कर्ता है, एक यू है एंड आई है। तो इनका ऑर्डर तो बिल्कुल सही है, यू एंड आई होगा, क्रम में है ये भी सही है, डन ये भी सही है। लेकिन जो माई लिखा हुआ है इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन अर्थात एक वचन और बहुवचन के दो जब कर्ता होते हैं, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि यू एंड आई जुड़े हुए हैं एंड से, तो जो क्रिया लिखी जाएगी वो फर्स्ट पर्सन की बहुवचन लिखा जाएगा, फर्स्ट पर्सन का बहुवचन, अर्थात फर्स्ट पर्सन इसमें आई है और आई का बहुवचन क्या हो जाएगा? अस के हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा? अवर। क्लियर? अर्थात यहाँ माई की जगह क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं यू है और यहाँ आई है, यदि जुड़े हुए हैं यू एंड आई एंड से, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखा जाएगा, लेकिन बहुवचन, फर्स्ट पर्सन का बहुवचन का प्रोनाउन। तो यहाँ पर माई की जगह क्या हो जाएगा? आवर। तो क्या बन जाएगा? यू एंड आई हैव डन आवर टास्क। इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर? आइए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, वन शुड कीप हिज वर्ड। यहाँ पर वर्ड का मतलब क्या है? प्रॉमिस से है, वचन से है। तो वन शुड कीप, यहाँ पर जो हिज लिखा हुआ है इस पर आप लोग फोकस दीजिए। यहाँ जो हिज लिखा हुआ है, ये हिज यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ शुरू में वन का प्रयोग किया गया है। तो उसके लिए अपना के लिए क्या लगाया जाता है? वंस। ये बात मैं अभी शुरू में ही बताया था। तो वन शुड कीप वंस वर्ड, इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर? आइए हम बरामा देखते हैं। हुम बुक इज दिस, हुम बुक इज दिस, यह पुस्तक किसकी है? तो किसकी है यहाँ पर रिलेटिव का सेंस निकल रहा है,
रिलेटिव प्रोनाउन का, या फिर हम कह सकते हैं पसेसिव केस का सेंस निकल रहा है, तो यहाँ पर हुम नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा। किसकी के लिए क्या हो जाता है, हुज। तो हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। क्लियर, इसको आप ऐसे कर लेंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, आई विल अवेल ऑफ दिस चांस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई विल अवेल ऑफ दिस चांस। तो आई विल अवेल लिखा हुआ है, अभी हमने बताया कि जब अवेल लिखा हुआ है तो इसके साथ हम लगाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो क्या हो जाएगा, आई विल अवेल, इसके बाद आपको यहाँ लगा देना है माई सेल्फ। क्या लगा देना है, माई सेल्फ। आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस चांस। इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर, चलिए हम 14 देखते हैं। इट इज़ आई हु हैज़ डन इट, यह मैं हूँ जिसने इसे किया है। अब आप ध्यान से समझिएगा इसमें क्या करना है सही। इट इज़ आई, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, हु भी सही। आप जो यहाँ पर लिखा हुआ हैज, इस पे फोकस डालिए। ये जो यहाँ पर लिखी गई है वर्ब लिखी गई है, हेल्पिंग वर्ब्स, ये हमेशा किसके अकॉर्डिंग होती है, इसके अकॉर्डिंग होती है, सब्जेक्ट के हिसाब से। इट इज़ आई, क्योंकि जो हु लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हु लगा हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है, हु इस आई के लिए आया हुआ है। तो जब आई के बदले हु आया है तो जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग रही है यह भी इसी के हिसाब से होगी। तो इट इज़ आई हु एम डन इट, इट इज़ आई हु, अच्छा हैज़ दिया हुआ है तो आई के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, हैज़ लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इट इज़ आई हु हैज, क्या लगा देंगे हम लोग, हु हैव नहीं रहेगा क्योंकि आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। क्लियर, हैज का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो इट इज़ आई हु हैव डन इट। क्लियर, गलती से हमने एम बोल दिया था, तो इट इज़ आई हु हैव डन इट। इसको आप ऐसे कर लेंगे। आइए हम देखते हैं ग्रामा। चलिए देखते हैं, 15वां देख लेते हैं। नन ऑफ द टू सिस्टर्स इज़ मैरिड, दो में से, नन ऑफ द टू सिस्टर, दो में से कोई भी बहन मैरिड नहीं है, शादीशुदा नहीं है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी एक्सीलेंट है वो बता रही है कि नन का प्रयोग हम करते हैं, नन या एनी वन का प्रयोग करते हैं दो से अधिक के लिए। जब दो सिस्टर की बात चल रही है तो इसके लिए हम लगाते हैं नाइदर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं नाइदर का। तो यहाँ पर आपको नन के बदले क्या लिख देना है, नाइदर। नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज़ मैरिड, दो में से कोई भी बहन शादीशुदा नहीं है, ऐसे करना है। क्योंकि नन का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए करते हैं तो यहाँ पर हम कर देंगे नाइदर का प्रयोग। आइए हम देखते हैं अब नेक्स्ट 16। वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। तो ऐसे वर्ड बार बार आपको मिल रहे हैं तो ये बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है। जब यहाँ पर लगा हुआ वन तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, हिज की जगह क्या कर देंगे, वंस। बाकी जस का तस, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर, चलिए आगे हम देखते हैं आप 17वां। लेट यू एंड आई गो देयर, लेट यू एंड आई गो देयर। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, लेट के बाद हमने कल बताया था चाहे लेट मी हो, परमिशन के लिए हम लेट मी का प्रयोग करते हैं। अगर प्रस्ताव को रखना होता है, प्रपोजल, तो हम लेट अस लिखते हैं। इसका मतलब लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो लेट के बाद लिखा हुआ है यू, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब एंड लगा हुआ है तो आई भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। तो लेट यू एंड मी गो देयर, इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर, आइए 18वां देखते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज पीपुल हु नोज एवरीथिंग्स, वह उन लोगों में से एक है जो सब कुछ जानते हैं। इसमें क्या गलत है, पकड़ने का प्रयास करिए। जब भी कहा जा रहा है ही इज़ वन ऑफ दोज पीपुल हु नोज एवरीथिंग, हु किसके लिए आया हुआ है, यहाँ भी आप पहले ध्यान दीजिए।
हु किसके लिए आया हुआ है? वह उन लोगों में से एक है जो सब कुछ जानते थे। जो किसके लिए है? दोज पीपुल के लिए है। अर्थात जब पीपुल के लिए हु है तो पीपुल बहुवचन है। जब ये बहुवचन हो जाएगा, हु का अर्थ यहाँ पर बहुवचन का सेंस निकलेगा, तो इस नोज में से हम क्या करेंगे? यस को हटा देंगे और क्या कर देंगे? नो। क्या कर देंगे हम? नो। तो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपुल हु नो एवरीथिंग, ऐसे बनाएंगे। क्लियर? 20वां देख लेते हैं, 19वां देख लेते हैं पहले। हुज डिड यू पनिश? तुमने किसको दंडित किया? तो किसको दे रहा है, इसका मतलब मैंने, जैसे मैं एक सपोज दैट मैंने राहुल को दंडित किया। कोई भी एक लड़का है, लड़के का मैं नाम ले लेता हूँ, मान लीजिए सपोज दैट। तो जब ऐसी बात हो रही है कि मैंने राहुल को दंडित किया, मैंने सोहन को दंडित किया, इस तरह की बात आ रही है मान लीजिए, तो इसमें क्या हो रहा है आपको समझना है। यहाँ पर एक सेंस मैं निकाल रहा हूँ कि किसको दंडित किया। हुज डिड यू पनिश? तुमने किसको दंडित किया? तो मतलब जब भी मैंने दंडित किया तो किसको किया? एक ऑब्जेक्ट निकलता है वहाँ पर सेंस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो बल्कि हुज ना होकर के क्या हो जाएगा? हुम हो जाएगा। यहाँ एक ऑब्जेक्ट का सेंस निकलेगा, तो हुज के बदले क्या हो जाएगा? हुम। हुम डिड यू पनिश? तुमने किसको दंडित किया, इसका अर्थ ही निकलेगा। क्लियर? आइए हम 20वां देखते हैं। 20वां कह रहा है आई हु आर योर फ्रेंड विल हेल्प यू। आई हु आर योर फ्रेंड विल हेल्प यू। इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। आई हु आर योर फ्रेंड विल हेल्प यू। मैं, आई हु आर, मैं कौन हूँ? ठीक है, आई हु आर मतलब मैं वो हूँ जो तुम्हारा मित्र हूँ। विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद करूँगा। तो यहाँ पर आपको क्या सही करना पहले समझिए। मैं जो तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारी मदद करूँगा, तो सही है। लेकिन आई के बाद हु लगा हुआ है और उसके बाद आर लगा हुआ है। तो हु किसके लिए लगा हुआ है, पहले यहाँ ध्यान दीजिए, नोटिस दीजिए। हु किसके लिए लगा हुआ है? तो हु किसके लिए लगा हुआ है? आई के लिए। तो बस जब आई लग गया तो आई के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। आर तो लगेगा नहीं, तो फिर यहाँ आप क्या कर लीजिए? एम कर लीजिए। तो हो जाएगा आई हु एम योर फ्रेंड विल हेल्प यू। क्लियर? इसको आप ऐसे करेंगे, आई हु एम। एम क्यों लग रहा है? क्योंकि हु आया हुआ है किसके लिए? आई के लिए। तो यहाँ पर जो क्रिया लगेगी वो आई के हिसाब से लगेगी, तो हो जाएगा एम। हु एम योर फ्रेंड विल हेल्प यू। क्लियर? 21 देख लेते हैं हम लोग। वी इंजॉयड इन द फेयर। हमने मेले में आनंद उठाया। अब इसमें क्या गलती है? अभी एक शब्द फिर आ गया इंजॉयड। मैंने बताया था कि ये जहाँ लगते हैं इनके साथ पसेसिव केस लगाई जाती है, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो वी इंजॉयड यहाँ पर कर लीजिए आप लोग आवर सेल्फ्स। आवर सेल्फ्स, वी इंजॉयड आवर सेल्फ्स इन द फेयर। क्यों लगा यहाँ पे इंजॉयड के बाद आवर सेल्फ्स? यह एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इंजॉयड के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देते थे 22। ही एंड माई सेल्फ टुक डिनर। वह स्वयं डिनर लिया। तो माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं, वह और मैं स्वयं डिनर लिया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। तो इसका अर्थ ये निकलेगा वह और मैं, क्योंकि अगर माई सेल्फ लगा हुआ है तो ये अकेले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को प्रयोग नहीं होता है, इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है। यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो इसके बदले हम क्या करेंगे, एक नाउन लिख देंगे। तो ही एंड आप इसको देखिए दो तरीके से बनाएंगे। ही एंड, पहले आप इसको कर लीजिए आई। ही एंड आई टुक डिनर। ही एंड आई टुक डिनर, उसने और मैंने डिनर लिया, ऐसे कर लीजिए। माई सेल्फ को बदले क्या लिख दीजिए आप लोग, आई। ही एंड आई टुक डिनर, उसने और मैंने डिनर लिया। अगर आप इसे चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, ही एंड आई माई सेल्फ टुक डिनर। ये भी सही रहता, लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा है,
ही एंड आई टुक डिनर, उसने और मैंने डिनर लिया, ये सही लगेगा। चलिए 23 हम देखते हैं, 10 फिनिश होने वाला है। ईच बॉय शुड ओबे हिज पेरेंट्स, हर लड़के को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब यहाँ पर ईच लगा हुआ है, ईच बॉय शुड ओबे हिज पेरेंट्स, हर लड़के को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ईच लगता है दो व्यक्तियों के बीच के लिए, यहाँ बात हो रही है दो से अधिक की बात चल रही है, प्रत्येक। तो बस आपको ईच के बदले क्या कर देना है, एवरी लिख देना है। क्या लिख देना है, एवरी बॉय शुड ओबे हिज पेरेंट्स, इसको आप ऐसे कर लेंगे, क्योंकि दो या दो से अधिक के लिए हम एवरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अधिक की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर एवरी हो जाएगा। 24 देखते हैं हम लोग। इट इज़ मी हु कैन हेल्प यू, ये तो आप समझ चुके होंगे बिल्कुल इजीली कि क्या बनेगा इसका। इट इज़ मी और हु लगा हुआ है किसके लिए, तो पहले आप ये ध्यान दीजिए, इट इज़ मी हु, आपको पता है कि यहाँ पर इट इज़ मी यह कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, और जब इज का कम्प्लीमेंट हो, यहाँ पर इज देखिए, इज क्या है, टू बी वर्ब है और इसका रूप है इज, तो यह इज का कम्प्लीमेंट क्या है, मी है। तो कम्प्लीमेंट जो होता है वो नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। तो इट इज़ आई हु कैन हेल्प यू, इसको ऐसे कर लीजिए आप, इट इज़ आई हु कैन हेल्प यू, या मैं हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब आइए 25 में देखते हैं हम लोग। नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ आर गुड, दो में से कोई लड़का सही नहीं है। तो ये सेंटेंस क्या लग रहा है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ आर गुड, दो में से कोई लड़का सही नहीं है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ आर गुड। गलती क्या इसमें है, ये समझिए कि जब हम नाइदर का प्रयोग करते हैं तो क्रिया हमारी एक वचन की हो जाती है। यहाँ जो आर लिखा हुआ है इसको आप क्या कर लीजिए, इज़। बाकी नाइदर ऑफ द टू बॉयज़, दो के लिए नाइदर का प्रयोग करते हैं, इज़ गुड, दो में से कोई भी लड़का सही नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं 26। दिस इज़ ऑल व्हाट आई नो, यह सब है जो मैं जानता हूँ। दिस इज़ ऑल व्हाट आई नो, तो इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ ऑल, इसके बाद हम व्हाट नहीं लगा करके क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। क्योंकि इसमें ध्यान क्या देना आप लोगों को कि दिस इज ऑल के बाद जो व्हाट लगा हुआ है, ऑल के बाद हमेशा हम दैट लगाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि व्हाट को हटाएंगे और इसके बदले क्या लिख देंगे, दैट। यदि नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली इत्यादि शब्दों के पश्चात हम दैट लगाते हैं। तो ऑल के बाद क्या लग जाएगा, दैट। दिस इज ऑल दैट आई नो, यह सब है जो मैं जानता हूँ। तो जो के लिए हम यहाँ पर व्हाट ना लिखिए बल्कि क्या लिखेंगे, दैट आई नो। क्लियर। चलिए आगे हम देखते हैं। इट इज़ नॉट मी हु इज़ इन लव विथ यू, इट इज़ नॉट मी, मैं नहीं हूँ जो तुम्हारे प्रेम में हूँ, प्रेम में पड़ा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट, पहली बात की कम्प्लीमेंट वाली बात आ गई यहाँ पर। फिर इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, मी दिया हुआ है तो मी हमेशा किस रूप में आएगा, नॉमिनेटिव में, तो इसको आई कर लीजिए। इट इज़ नॉट आई हु के बाद यहाँ पर देखिए इज़ लगा हुआ है, और आपको पता है कि ये डिसाइड करता है कौन, यहाँ से डिसाइड होता है। तो जो मी के बदले हमने आई लिख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इट इज़ नॉट आई कर लिया आप लोगों ने, जब यहाँ आई हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम, इन लव विथ यू। इट इज़ नॉट आई हु एम इन लव विथ यू, इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्या समझ में आया ये बात आप लोगों को, वापस मैं एक बार समझाते रहा हूँ, सुन लीजिए जरा आप लोग ध्यान से। इसको मैं कैसे बता रहा हूँ। पहली बात कि आपको यहाँ मी हटाना है। मी क्यों हटाना है, क्योंकि ये ईज का कम्प्लीमेंट है, ईज का तो देख रहे हैं आप लोग क्या हो गया, इट इज़ नॉट, मी के बदले आपने क्या लिख दिया, आई, क्योंकि आपको पता है कि ईज का कम्प्लीमेंट है मी, तो मी हमेशा लिखा जाएगा नॉमिनेटिव केस में, तो यहाँ हमने कर दिया आई। अब ये बात यहाँ तक ख़त्म करिए। अब इसके आगे सोचिए, हु इज लिखा हुआ है, हु किसके लिए आया हुआ है, तो ये अब मी के बदले हमने आई कर दिया, तो हु किसके लिए आया हुआ है, आई के लिए। तो हु जब आई के लिए आया हुआ है तो इज लगेगा यहाँ पे नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम।
तो इट इज़ नॉट आई हु एम इन लव विथ यू, इस तरह से आप कर लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आशा करते हैं समझ में आ गया हो गया। यदि वास्तव में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरे इस चैनल के इस टीचिंग ग्रुप के मेंबर बनिए। सपोर्टी यदि आप मुझे सपोर्ट करते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वे लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स ज़रूर आप लोग करें। यदि आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी हो रही हो, समस्या हो रही हो, आप इसे ज़रूर लिखें ताकि मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, और कमेंट्स के माध्यम से आपको आपकी समस्या से, इसके सॉल्यूशन से मैं अवगत करूँगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।